हाँ जी। लास्ट क्लास में ये बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड is induced in time varying magnetic field. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो एक रूल बना रहे हैं कि अगर रेडियस आर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है तो एट रेडियस आर लेस देन कैपिटल आर, यहां पे किसी आर डिस्टेंस पे हम गए और हमें किसी ने पूछा यहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कैसे? तो आर डिस्टेंस पे पूछा, इसलिए आर रेडियस का ही एक सर्कुलर लूप मैंने बनाया। आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप बना दिया। उस सर्कल का हर पॉइंट यहां से आर डिस्टेंस पे सेंटर से, यानी सिमेट्रिकली एक जैसा हो गया। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर पूछा है तो हम सिमेट्री से बोल देंगे यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहां पर भी ई है, सबको ई बोल दिया। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा हो, केवल यही पूछ लिया जाए कि इस सर्कल के अंदर से टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो आप बोलेंगे इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया। फिर मैंने पूछा इस पूरे लूप का इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आप डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्योंकि इसमें एरिया तो फिक्स है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ? हाँ, तो आपने लिखा पाई आर स्क्वायर डीवी बाई डी टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस की तरह है, और पोटेंशियल डिफरेंस हो या इंड्यूस्ड ईएमएफ बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं बन सकता। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पुश कर रहा होगा जिससे कि करंट फ्लो करे, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो। तो अगर मैंने इस किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई मान लिया, फिर दूसरे पॉइंट पर भी ई है, तीसरे पॉइंट पर भी ई है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल। वैसे ई डॉट डी आर करते थे, माइनस ई डॉट डी आर, याद है पोटेंशियल डिफरेंस आता था। अभी उसको लिख दिया ई डॉट डीएल, और इंटीग्रेट कर देना है पूरे लूप के लिए, इसलिए हम लोग ने क्लोज्ड इंटीग्रल लगा दिया है। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब है जहां से चलेंगे पूरा लूप घूम के वहीं वापस आएंगे। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है किसका आया है? पूरे लूप का आया है। पूरे लूप का इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है, तो वो उसको पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां लिखा पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले में जो ई है वो क्या है? अगर ई सब जगह सेम है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू 2 पाई आर हो जाएगा। अब सर्कल का क्लोज लूप बनाया हमने, पाई आर स्क्वायर डीवी बाई डी टी। ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है, या ये बाहर तभी आया है जब हाईली सिमेट्रिकल एग्जांपल है जिसमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अगर ये स्क्वायर शेप का लूप बनाते तो क्या ये मामला ठीक होता? क्या आपको आइडिया है कि सारे पॉइंट का डिस्टेंस अलग हो जाता, तो फिर तो हम सेम नहीं कर सकते थे। क्या ये स्क्वायर शेप का होता, उसके अंदर स्क्वायर शेप बना लेते,
कह रहा तब भी काम नहीं करता है क्योंकि फिर कोई पॉइंट पास कोई पॉइंट दूर होते हैं, स्क्वायर में हमेशा कॉर्नर होते हैं तो पास और दूर की फंडा होता है। सर्कल पे सर्कल लिया है इसलिए ये काम कर रहा है क्योंकि हर पॉइंट सिमेट्रिकली एक जैसा है। तो ये यही एग्जांपल है जो हम सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आर से आर कैंसिल करा, पाई से पाई कैंसिल किया, तो आंसर आया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो वेक्टर लगा रहे जिससे कि ईएमएफ से कंफ्यूजन ना हो, R/2 dV/dt। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कहां पे आया है? R<R मतलब जहां पे फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर की जगह पे आया है। इसी तरह का रिजल्ट मैं स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए लिखता हूं। तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R में क्लोज्ड इंटीग्रेशन E.dr करा, E.dl इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू एरिया इंटू dV/dt। देखो R रेडियस का वो सर्कल था जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और हमें बाहर के किसी पॉइंट पर पूछा गया है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो मैंने एक लूप बना लिया। उस लूप का रेडियस वही लेना है जहां पर फील्ड पूछा है जिससे कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम हो जाए। उसी आर रेडियस का सर्कल ले लो। अब बताओ इसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो पाई कैपिटल R स्क्वायर dV/dt थोड़ा अलग हो गया पहले से। अब E बाहर ले लो, dl सारा ऐड कर दोगे तो ये अलग है, मतलब ये वाला वही लूप है जो हमने चला जहां पे फील्ड है। देखो फील्ड जिस रास्ते पे पता लगानी है उस रास्ते का लेंथ कितना आ रहा है, 2 स्मॉल r, और एरिया जहां पर है वहां पर फ्लक्स वाला एरिया है, तो फ्लक्स किस में है? कैपिटल R रेडियस के अंदर है, इसलिए दोनों रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं, नीचे भेजते हैं। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया R²/2r dV/dt। अगर ध्यान दें तो आपको ऐसा दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस r 0 से r तक बढ़ता है, फिर उसके बाद कम होता है। ऐसा वाला कभी ग्राफ देखा है? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हाँ वेरी गुड, मैक्सिमम तो दिख रहा है। हाँ नॉन डिफरेंशिएबल, हाँ बट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। सर स्पॉटलाइट कर दो। है जी, सर स्पॉटलाइट कर दो। स्पॉटलाइट नहीं है, स्पॉटलाइट हाँ। तो इसमें अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is tangential, यानी परपेंडिकुलर टू रेडियल डिस्टेंस। जिस रेडियल डिस्टेंस पे पूछोगे उस लाइन के परपेंडिकुलर along the possible direction of induced current। ठीक है, जैसे अगर ये एक ऐसी जगह है जहां मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, यहां सेंटर है, इससे राइट में कोई पॉइंट P है। सवाल पूछा इस पॉइंट P पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आपने कहा कि अगर P पॉइंट जितने रेडियस पे है उतने ही रेडियस का एक क्लोज लूप बनाए। वैसे तो कोई क्लोज लूप है नहीं यहाँ, लेकिन अगर बना दें तो उस क्लोज लूप में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने इंक्रीज कर रखी है। लेकिन फ्लक्स इंक्रीज करने का अपोज करने के लिए करंट या इंड्यूस्ड करंट किधर चलेगा? क्या यहाँ पे कोई लूप है? लूप है नहीं। अगर हम लगा दें, लेकिन लूप कैसा लगाना है? सिमेट्रिकल लगाना है, ठीक है। तो आपने ऐसे लूप बनाया सिमेट्रिकल,
तो उसमें कैसा करंट बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अंदर वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए इसी पॉइंट पर टेंजेंट मार दो। टेंजेंट मतलब रेडियस का परपेंडिकुलर लगा दो, उसी डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ गए? एक सवाल और, यहां पे सेंटर सी है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ डिक्रीजिंग है। इस सेंटर के नीचे, वर्टिकली नीचे एक पॉइंट पी है जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है। तो पूछा फाइंड फोर्स, नहीं, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। राइट। हाँ, तो ऑप्शन हो क्लॉकवाइज, सकता है राइट एंटी या क्लॉकवाइज। लेफ्ट। नहीं नहीं, आप राइट या लेफ्ट ही बोल सकते हैं। आप जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे डायरेक्शन केवल एरो है। एरो कभी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता। फोर्स का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता। फोर्स का डायरेक्शन ये तो राइट हो सकता है या लेफ्ट हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, दाएं बाएं इधर उधर, यही होते, गोल नहीं होता। ठीक, तो यस फोर्स सर, का डायरेक्शन बताओ भाई। राइट में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, तो इसको मैच कराने के लिए या बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे? हाँ, अंदर की तरफ रखोगे तो किधर करंट फ्लो करेगा बताओ भाई, तुम बताओ। हैं? आप बताओ, बहुत बहुत दिनों में दिखते हो तुम, रोज आते हो। अरे तो और क्या, मैंने अंग्रेजी बोली थी क्या? अरे तो 2 क्लास बहुत दिन बाद ही होता है सर, 2 ही क्लास तो छूट गया। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि है, और 1 क्लास मैंने खुद नहीं लिया तो 3 छूट गया। उसका पहले भी तुम गोली दिए थे बहुत दिन। अरे थे, झूठ बोल रहे हो। मिश्रा सर कह रहे हैं बच्चे कुछ आते हैं कभी नहीं आते हैं, क्या मजाक चल रहा है? मजाक चल रहा है क्या? नहीं, मैं ये थोड़ी ना बोलूं, सवाल दूसरा था मेरा। डांटू? मिश्रा सर डांट के गए क्या? लेकिन अब तुम लोग डांट के उससे आगे चले गए हो। अभी डांट के पढ़ाना पड़े ना, अब वो रहा ही नहीं। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों, यस सर। जो लोग ऑनलाइन है उनको भी डांटा गया? उन्हीं को डांट? हाँ, वैसे तो होता ही है, स्कूल में भी जो आता है उसको डांट पड़ते। टीचर उसको डांट रही होती है उसके लिए जो नहीं आया। तुम लोग आते नहीं हो, मजाक बना रखा है ये। हाँ, किसी को मांगने, तुम लोग सबके अटेंडेंस शॉर्ट है। लेकिन मेरा ये कहना है कि डांटना पड़े अभी तो वर्थ नहीं है भाई, लेकिन जब जागो तब सवेरा है। अभी भी जो लोग संभल जाते हैं वो रैंक बना लेते हैं। अभी भी बन सकती, सोचिए आप कितना मतलब कितनी जबरदस्त विल पावर आराम से लोग अचीव करते हैं कि अभी भी सिलेक्शन करवा लेते हैं। ऐसे एक नहीं, तमाम एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। मैंने, मेरा वीडियो एक पड़ा हुआ है, लोकेश चावला के साथ उसमें बातचीत है। वो बंदा तो फेल हो गया था 12th में, तो फिर वो सेलेक्ट हुआ। वो उसकी स्टोरी तो बहुत स्पेशल आई। मेरा ब्रांच का जो टॉपर था, गांधी, महात्मा गांधी नहीं, आकाश, आकाश गांधी, हाँ। तो आकाश गांधी जो है हमारा ब्रांच टॉपर, यानी कि रैंक उसका, और जो उसका सिलेक्शन था तो वो हमारे ब्रांच का वो था ढक्कन, उसको बोलते थे ढक्कन, मतलब आखिरी रैंक जो ब्रांच में आती है। तो टॉप रैंक से बॉटम रैंक कुछ होगी ना, तो टॉप रैंक होता खोलू और आखिरी रैंक होता ढक्कन। ऐसे नाम रखते हैं, तो जो भी आखिरी रैंक में आएगा उसका नाम क्या रहेगा? ढक्कन। ओए ढक्कन इधर आओ, ये खोलू है। तो हर ब्रांच का एक खोलू होता है। तो कुछ लोगों के नाम खोलू फेमस हो जाते हैं, तो आज भी हम उनको खोलू ही बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल का खोलू है, ये कंप्यूटर साइंस का खोलू है। ऐसे ही ढक्कन भी बोलते हैं। तो मेटा का ढक्कन गांधी। तो गांधी जो है ने जब वहां पे आया तो बताया वो किस कोचिंग में पढ़ता था,
वो भी कानपुर का ही था लेकिन किसी और कोचिंग में पढ़ता था। हमने बोला यार किसी कोचिंग में, बोला कि इस कोचिंग में तो मैं भी आया था। हमने कहा तुम कभी दिखे नहीं, मैं भी तो उसी कोचिंग में था। तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जगह जाते ना, तो एक जगह हम दोनों का कॉमन था। तो बोला मैं इसमें आया था। हमने कहा तुम कब आए? कहा मैं जनवरी में आया था। हमने कहा फरवरी में तो सिलेबस खत्म हो जाता है तो तुम जनवरी में आए, ये क्या मतलब है? कह रहा मैंने 3 महीने तैयारी किया, 3 महीने तैयारी किया, सेलेक्ट हो गया। उसमें बेटा जहाँ पे हम साल भर घिस गए पहुंचे थे बहुत मेहनत करके, वो 3 महीने में पहुंचा था। सोचो उसका मेंटल लेवल कहाँ था, और इसलिए हमारा टॉपर था ब्रांच का। और हमने कहा तुम करते क्या थे फिर? कह रहे उससे पहले क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा रणजी में, मतलब उसमें सिलेक्शन, तो नहीं हुआ तो पढ़ने लगे कैसे लोग हैं? ऐसा नहीं है कि, ये एक्चुअली कैजुअल एटीट्यूड है कि तुम 3 महीने करके जो मेहनत जहां पहुंच सकते हो, तो तुम साल भर करते तो तुम और बेटर जगह होते। लेकिन उसको वही लाइफ चाहिए कि इतना ठीक है अब हमारे लिए। इतना केयरलेस बंदा है या हैप्पी गो लकी है कि 1 साल 2 साल उसने जॉब किया, फिर जॉब छोड़ दिया। अब हम पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे? अब हम कुछ नया करेंगे, तो स्टार्टअप करे कुछ, 1 2 कंपनी में इधर उधर। फिर उसने सोचा अब ये भी छोड़ो, अब वो खिलता पोकर, और पोकर से पैसे कमाता है, प्रोफेशनल पोकर खेलता है। पिछले 15 साल में उसने एक दिन भी जॉब नहीं किया अभी, और पोकर से पैसे कमाता है हर हफ्ते। या तो वेगस, नहीं गोवा, कोलंबो, हांगकांग, 5 6 जगह है जहां पे पोकर गेम्स होते हैं बहुत सीरियस लेवल पे। हर वीकेंड पे इधर उधर रहता है, जाने आने रहने लॉजिंग में हर हर हफ्ते लाखों लाखों रुपए खर्च करता है। और समहाउ उसके पास पैसे होते हैं, पोकर में जीतता है, क्या करता है मालूम। लेकिन देखिए रिस्क एपेटाइट कितना है, खेलता है। बट ऐसे लोग हैं। मैं लेकिन दूसरे एग्जाम्पल भी ले जा रहा हूँ, आपको पोकर की तरफ पुश नहीं कर रहा हूँ सर, मतलब पत्ते खरीद लेते हम भी मेहनत करेंगे तो कुछ हो सकता है। जैसे नहीं होता किसी यूट्यूबर को बुला लो तो सब यूट्यूबर, हम भी यूट्यूबर बन घर जाके मोबाइल चालू। आप शाम को निकलो इस सड़क पे, हम तो बहुत छोटे शहर में हैं, वैसे सड़क में निकलो तो 8 10 तो इंस्टाग्राम बनाते दिख ही जाएंगे नहीं दिखते? सड़क के किनारे वैसे चल के आ रहा होगा। यस सर, यहाँ भी बहुत है। आप लोग ने देखा है कभी? यस सर, बहुत। बना भी रहे होंगे क्या? हाँ, इसलिए मिश्रा जी यहाँ बुला रहे हैं। सर छत में बनाते हैं कुछ कुछ। छत, तो आप इंस्टाग्राम एक किसी से मिल ली है, यूट्यूबर है, हमें ही बने, तो उस पे रहो कि लोग जो है बहुत कम टाइम में अगर फोकस कर रहे हैं तो पॉसिबल है, कर ले रहे हैं। सबके लिए नहीं है लेकिन कर तो ले रहे हैं। देखो क्या आंसर है। Decreases will be. क्योंकि बाहर चले गए, अंदर का फंक्शन कैसा था? अगर अंदर का सवाल पूछा Increase होता, हो रहा था. यहाँ पे इंक्रीजिंग। यहाँ पूछा होता तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन ये बी ऑप्शन से, ये तो बड़ी लल्लू सवाल है, ऐसा है। पर ये सवाल आ सकता है दोबारा, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। इसमें देखिए लिखा है कि एक रिंग है, जिस नॉन कंडक्टर है उस पे चार्ज रख दिया, रिंग है, रिंग है,
नॉन कंडक्टर और उस पर चार्ज चिपका दिया, फिर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब ऐसी जगह रख दिया जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 से बदल के सडनली बी कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई कि कम हो गई? फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ये क्लोज लूप होता और इसमें फ्लक्स इंक्रीज हो जाता तो करंट किधर फ्लो होता? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये नॉन कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का तो देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अंदर है नहीं, मूव नहीं कर सकते, बट चार्ज इसके सरफेस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज को धक्का देगा, तो चार्ज के साथ साथ रिंग भी घूमने लगेगी। समझ गए क्या? नॉर्मली क्या होता है कि जो कॉइल रखते हो तो कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है, कॉइल थोड़ी ना घूमने लगता है। इसमें क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग के सरफेस पे चार्ज चिपका हुआ है, तो कंडक्टर तो है नहीं, नॉन कंडक्टर, चार्ज पर फोर्स लगेगा तो चार्ज के साथ साथ ये कॉइल पूरा घूमने लगेगा। तो सवाल है कि at instant t equal to 0 ring was at rest and no magnetic field was present, then suddenly magnetic field B was set perpendicular to plane, find angular velocity acquired by the ring। इसका मास m मान लेते हैं, रिंग का मास m दिया हुआ है, इसका रेडियस r भी मान लेते हैं। तो मुझे बताओ r रेडियस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपने बोला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसका फॉर्मूला होता है, बोलो। तो दो फॉर्मूले R/2 dV/dt। R/2 dB/dt लिख दिया। तो क्या इसके सेंटर से हर जगह r डिस्टेंस पे सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाने की कोशिश करे, तो ये सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। अब आप देखोगे तो इस पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि एक पॉइंट पर फोर्स ऊपर लग रहा होगा, दूसरे पॉइंट पे नीचे लग रहा होगा, लेकिन टॉर्क सबका एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, देखो पूरा, तो टॉर्क ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल टॉर्क निकालना चाहूं तो यहां पे dq चार्ज ले लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, फोर्स कितना हुआ? dq इंटू ई, और डिस्टेंस सेंटर से कितना है? तो r क्रॉस f, dq इंटू ई इंटू आर, ये क्या हो गया? टॉर्क ऑन dq आ गया, ऐसे सारे टॉर्क ऐड कर देंगे, नेट टॉर्क होगा। तो टॉर्क की जगह लिख दिया q और फिर E इंटू आर हो गया। और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है रोटेशनल डायनेमिक्स में? टॉर्क बराबर आई अल्फा, अल्फा को क्या लिख दिया, उससे क्या पता चलेगा? ओमेगा निकलेगा। लेकिन टॉर्क की इसका आर की जगह, ई की जगह क्या लिख देंगे? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है? तो बस अब आप इसको dt से dt हटा दीजिए और फिर इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए। यहां पे dB को इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे d ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे। dB का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से b, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 से b कर दिया। देखो टाइम का फैक्टर हट गया, इसका मतलब है टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर t टाइम में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते तो t टाइम में ओमेगा चेंज होता, अगर जल्दी चेंज कर देंगे तो ओमेगा भी जल्दी हो जाएगा। क्या लिखा है? सडनली मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज। तो जैसा भी, क्योंकि टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो सडनली भी कर दोगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पर चेंज इन ओमेगा डिपेंड कर रहा है। तो ये आ गया Q r² B/2 इज m r² ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू 0 से ओमेगा कर दिया, तो हमारा ओमेगा का आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। r² से r² कैंसिल हो गया। ठीक है भाई। तो लग रहा सॉल्व ही करा हुआ है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कभी देखा है आपने? आप बोलेंगे हाँ यही देख ही रहे हैं, यही फील्ड है, ये सर्कल वाला फील्ड कहाँ बन रहा है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसे क्लोज लूप बनाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है क्या? नहीं। क्यों नहीं बनाता? वो तो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे खत्म होता है। ये दोनों कैसे हैं?
ओपन है, इनको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव। सेंट्रल फील्ड, क्योंकि ये एक सेंटर से या तो आगे निकलते हुए जाते हैं या एक सेंटर पे मर्ज होते हुए दिखते हैं। सेंट्रल फील्ड है, इनका ही नेचर कंजर्वेटिव है। और ये वाले जो फील्ड है, ये वाला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये क्लोज्ड लूप बना रहे हैं, ये दोनों ही क्लोज्ड लूप्स हैं, ये दोनों ही क्लोज्ड लूप्स। तो क्लोज्ड लूप बना के आ जाएगा, कौन सा फील्ड हो जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। मतलब अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो मारना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ऐसे नहीं कहना सर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया था, इंड्यूस तो लिखा नहीं, तो हमने नहीं लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सर्कल बना दिया तो आंसर ओके हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल बना दिया तो भी आंसर ओके है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ऐसा बना दिया तो आंसर ओके नहीं। समझे क्या? हाँ। सेल्फ इंडक्शन का नाम सेल्फ इंडक्शन क्यों है ये थोड़ी देर में समझ में आएगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन में इट्स ओन बोलते रहो तो बन जाता है इट्स ओन। जैसे एक कॉइल हमने लिया तो करंट किसका है? इट्स ओन। मैग्नेटिक फील्ड किसका है? इट्स ओन। किसके एरिया से पास करेगा? इट्स ओन। तो किसका फ्लक्स हो गया? इट्स ओन फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इट्स ओन करंट। समझ गए क्या? सेल्फ हमारा ही करंट है, तो हमने ही मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, और वो कहां से पास हो गया? हमारे ही एरिया से पास हो गया, तो फ्लक्स किसका हो गया? अपना ही फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल। प्रोपोर्शनल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट से बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड के हर फॉर्मूले में करंट ऊपर यानी न्यूमरेटर में होता है, हर फॉर्मूले में म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय, समझ गए ना? अगर जैसे डीएल, किसी भी डीएल लेंथ का भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। तो हर बार मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। मैंने बोला ये करंट आई मान लो 2 एम्पियर है, उसकी वजह से अंदर फ्लक्स बन रहा है 10 वेबर, 10 फ्लक्स बन रहा है। अगर मैं करंट को 2 से बदल के 4 कर दूं, समझिए, तो आप कहेंगे पहले 2 था, 2 ने बनाया 10, और फिर 2 और दिया, तो ये नया 2 कितना बनाएगा? ये भी 10 ही बनाएगा। तो टोटल करंट 4 हो गया, तो फ्लक्स कितना हो गया? क्योंकि 2 बना रहा था 10, तो दोबारा 2 देंगे तो वो कितना बनाएगा? फिर से 10 बना देगा, तो 4 हो गया करंट, तो फ्लक्स हो गया 20। यानी करंट और फ्लक्स हमेशा प्रोपोर्शनल है। ये किसका फ्लक्स है? जिस कॉइल का फ्लक्स है करंट किसका है? उसी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स है। तो हमने यहां एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, और उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को नाम दे दिया सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस जैसा कुछ प्रॉपर्टी बनेगा। इसमें सेल्फ इंडक्टेंस में जो L है, इसका यूनिट जो है हेनरी है, तो अब आपको H में दिखाई देगा, ये H उसका SI यूनिट हेनरी रख दिया नाम। और इसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? शेप, साइज एंड सराउंडिंग मीडियम। कुछ ऐसा याद आया क्या? ये कैपेसिटर में ऐसा लिखा था हमने, शेप, साइज एंड सराउंडिंग मीडियम कैपेसिटर में कर रहे थे हम लोग, कुछ याद है? जैसे कैपेसिटर में मीडियम अगर चेंज कर देते थे तो आप बोलते थे मीडियम चेंज कर देंगे तो डायरेक्ट वो जो अंदर परमिटिविटी है वो चेंज हो जाएगा। यहां पर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड के हर फॉर्मूले में परमिएबिलिटी होता है, तो हम रिलेटिव परमिएबिलिटी और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी सिखाते हैं क्या है। तो शेप, साइज एंड सराउंडिंग मीडियम में सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। तो इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस क्यों है और ये है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मान लो फ्लक्स का वैल्यू हमने निकाला 10 और करंट का वैल्यू था 2, तो फ्लक्स अपॉन करंट कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया 5। अब ये कॉइल को कहीं पर भी ले जाओ, इसका शेप और साइज अगर तुमने चेंज नहीं किया तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस एक दिन निकालोगे हमेशा के लिए क्या रहेगा? वही 5 रहेगा। तो तुमने बोला 1-2 साल के बाद यही कॉइल मैंने देखा
बट उसमें एक दिन करंट 3 एम्पियर था, तो बताओ उस दिन उसके अंदर फ्लक्स क्या था? तुमने बोला करंट बदल दोगे तो फ्लक्स बदल जाएगा, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस एक बार आया तो वो चेंज नहीं होगा, तो वो 5 ही रहेगा। 5 इंटू 3 कर दो, 15 आ गया। करंट 4 एम्पियर भेज दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस 5 ही रहेगा। ये तो कुछ कैपेसिटर जैसा ही हो गया कि कैपेसिटर को वोल्टेज देते थे, उसका चार्ज बदल जाता था, याद है? वोल्टेज डबल कर दिया, चार्ज डबल हो गया, बीच में जो कांस्टेंट है कैपेसिटेंस वो फिक्स रहता था। और हर कंडक्टर का अपना एक कैपेसिटेंस होता था, याद है क्या? हम लोग अपने हिसाब से बढ़िया कैपेसिटर बना भी सकते हैं, लेकिन हर कंडक्टर एक कैपेसिटर है, क्योंकि हर कंडक्टर को चार्ज देने से उसमें वोल्टेज आ जाता है। समझे क्या? यहां पर भी ऐसे ही है, हर कॉइल एक इंडक्टर है। हर कॉइल एक इंडक्टर है, यानी सर्कुलर कॉइल भी इंडक्टर है, रेक्टेंगुलर कॉइल भी इंडक्टर है, स्क्वायर कॉइल भी इंडक्टर, सभी कॉइल इंडक्टर है। कुछ इंडक्टर को हम पसंद करेंगे, हम उनको कैलकुलेट कर पाएंगे, कुछ इंडक्टर को हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला बना दिया, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट है तो फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन क्या सारे शेप का कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कैपेसिटर का भी हमको आंसर पता है? लेकिन अगर कोई दे देगा कैपेसिटेंस तो वो कैपेसिटेंस फिर चेंज नहीं होगा। जैसे किसी ने बोला मेरे पास एक टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस 2 है, तो जब तक वो वैसा रहेगा तब तक उसका कैपेसिटेंस 2 रहेगा। उसको वोल्टेज दोगे 10 तो चार्ज हो जाएगा 20। समझे क्या भाई? वैसे यहां पे फ्लक्स और करंट। लेकिन ये सेल्फ इंडक्टेंस नाम क्यों है, इसको समझना। हमने लेंज लॉ में सीखा या फैराडे लॉ में सीखा कि अगर फ्लक्स चेंज कर दे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू इसको डिफरेंशिएट कर देते तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एल और आई। तो अगर एल कांस्टेंट की तरह से बाहर ले ले तो ये आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी। इसको बोल रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसी घटना को बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कहने का मतलब क्या है कि ये किसका करंट है? कॉइल का। हमने किसका करंट बदला? कॉइल का। तो उस कॉइल में क्या जनरेट हो गया? कॉइल में करंट पहले से था, मैंने केवल करंट बदलने की कोशिश की, तो उसमें अपने आप एक बैटरी जैसा जनरेट हो जाएगा जो उस चेंज को अपोज करने लगेगा। समझ गए ना? करंट चेंज किया और उसके अंदर बैटरी बन गई, तो वो बैटरी के लिए कौन मेहनत, मतलब उस कॉइल के ही करंट से ही बन रही है। समझ गए ना? अपने ही करंट को चेंज करने का अपोज करने लगेगा, तो इसको बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। खुद ही इंड्यूस हो जा रहा है, कोई बाहर से कुछ नहीं कर रहा। करंट चेंज हुआ तो किसका करंट चेंज हुआ? तो कॉइल का करंट चेंज हुआ, तो पेट दर्द किसके हुआ? खुद कॉइल में ही पेट दर्द जनरेट हुआ, उससे बन गई एक बैटरी जो करंट के चेंज को अपोज करेगी। समझ गए? सेल्फ इंडक्शन। तो अगर कोई कॉइल आपको दिखे उसमें करंट जा रहा है तो आप समझ जाइए अगर करंट चेंज हुआ तो उसके अंदर एक बैटरी का इफेक्ट बनेगा। उसको क्या बोल रहे हैं? इस इवेंट का नाम सेल्फ इंडक्शन हो गया। उसमें जो कांस्टेंट यूज हो रहा है उसको बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन आगे चल के सेल्फ वाला वर्ड हटा देंगे और क्या लिख देंगे? केवल इंडक्टेंस। तो अगर मैं इसमें बनाऊं और बोल दूं करंट इंक्रीज हो रहा है और ऐसा बैटरी बनाऊं, तो क्या ये समझ में आएगा आपको? करंट इंक्रीज करा तो बैटरी क्या चाहती है? करंट इंक्रीज कराना चाह रहे कि डिक्रीज? तो करंट के सेंस के अपोजिट बैटरी मैंने लगाई। कुछ समझ में आएगा? एक और चीज देखिए, मान लीजिए कोई कॉइल है ऐसे, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है जो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो ये कॉइल अपने आप एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। देखा क्या? इसके बैटरी का ईएमएफ का आंसर क्या है? अब देखो मैं इस पे मॉड लगा दे रहा हूं क्योंकि मैंने बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। आपको ऐसा पता चला कि मैंने लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि आता हुआ करंट बढ़ रहा है तो वो उसको अपोज करने के लिए अपोजिट में अपना सेंस बनाएगा। समझिए ना? तो ऐसा बैटरी बनेगा कि उस बैटरी को बोले तुम करंट किधर फ्लो कराना चाहोगे तो वो अपोजिट फ्लो कराएगा, जिससे इफेक्टिव करंट का वैल्यू डिक्रीज करे, तो करंट इधर आ रहा है। अगर यही कॉइल में करंट डिक्रीज कर रहा है तो ये बैटरी करंट के डायरेक्शन में ही आ जाएगी, फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। अब यहां पे माइनस साइन क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ये हमने सीक्वेंस हमने डिसाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो जब मैंने लेंज लॉ लगा के सीक्वेंस बना दिया और मैं इसमें फिर माइनस लगा दूंगा तो पलट के उधर चला जाएगा। समझ गए क्या? तो बैटरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ एक पॉजिटिव वैल्यू है
जब हमें पता है कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर है और नेगेटिव किधर है, तो फिर हम केवल वैल्यू लिखते, सेंस ऑफ टर्मिनल का जो पोलैरिटी वो अपने आप मुझे हायर और लोअर वोल्टेज दिखाता है। समझे क्या? गया? हाँ। एक और चीज देख लो भाई, आपको याद होगा जब कैपेसिटेंस पढ़ते थे तो हम लोग 2-3 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना जानते थे, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, या स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो गया, 3 के जानते थे। लेकिन कैपेसिटर कितने तरह के हो सकते हैं? कैसे कितने भी हो सकते हैं। ऐसे इंडक्टर हर कॉइल है, लेकिन हम किसका किसका इंडक्टेंस कैलकुलेट कर, 2 फॉर्मूले ही हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, हम वही 2 करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर का नहीं कर सकते क्या? पंगा है, सोच के देखो। सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है हमें? आता तो है, लेकिन कहां पे आता है? केवल सेंटर पे। क्या सर्कल का पूरा एरिया सेंटर ही है? तो सेंटर के अलावा जो जगह वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना हमें नहीं आता, तो फिर पूरे एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड है हमको मालूम नहीं। समझ गए क्या बोला? सर्कल के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड पता है, लेकिन सारा एरिया सेंटर थोड़ी ना है। सेंटर के अलावा जो जगह है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू हमें नहीं पता, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करेंगे तो फ्लक्स का आंसर आएगा, लेकिन फ्लक्स का आंसर इसमें कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो सोलेनॉइड में क्यों होगा? क्योंकि सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना सब जगह, तो मैंने ऐसे सोलेनॉइड ले लिया। वैसे तो सोलेनॉइड बिल्कुल लॉन्ग सोलेनॉइड है, लेकिन उसके अंदर यहां से यहां तक लेंथ L मान लिया। केवल इतने लेंथ का सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये इस सोलेनॉइड का रेडियस R ले लिया, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N होता है, ये आपको याद होगा। अच्छा, अब अगर करंट इसमें I बनाया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? इसी करंट ने। क्या ये करंट में, करंट ऑफ सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय सोलेनॉइड पासिंग थ्रू सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है तुम्हें? कितना हुआ? तो फ्लक्स अगर निकाले तो म्यू नॉट एन आई, ये समझे, इनटू एरिया कितना लिखना है, और इनटू नंबर ऑफ टर्न्स और लिखने हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि रूल यही है कि अगर तुमने एक कॉइल बनाया और उसमें से ये 4 फील्ड लाइन पास हो रही है, तो ये कॉइल दोबारा आएगा, तो आपको ये नहीं बोलना यही 4 तो यहां से पास हो रही है, नहीं, इससे 4 फील्ड लाइन पास हो रही है, इसका फ्लक्स हो गया, और इससे 4 पास हो रही है, इसका हो गया, और फिर तीसरे कॉइल में भी 4 फील्ड लाइन पास हो रही है, तो तीसरे कॉइल का फ्लक्स भी हो गया। अगर ऐसे एन टर्न्स है तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के लिए सभी फील्ड लाइन को बार बार कॉन्टिन्यूटी में वो एक ही लगती है कि ये तो एक ही लाइन है ना, 4 ही लाइन तो पास हो रही है, नहीं, हर कॉइल से जो पास होगी वो उस कॉइल का फ्लक्स है, और फिर अगले वाले कॉइल से पास होगी वो उसका फ्लक्स हो गया, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं सबके फ्लक्स का सम करना है, जिससे कि टोटल फ्लक्स निकले। हमको कितने लेंथ का ही फ्लक्स लेना है, तो मैंने n इंटू एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई। अब आपको पता चल गया कि फ्लक्स में आई के अलावा जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। बट सेल्फ वाला वर्ड हटा देंगे और इंडक्टेंस लिख देंगे। ध्यान रखने लायक बात है कि इसमें एन स्क्वायर है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स 2 बार आएगा, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में और एक बार नंबर ऑफ टर्न्स में। ठीक है, 2 बार आएगा, और ये म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। आपको डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता है कि डबल वॉल्यूम का सोलेनॉइड ले लिया तो सेल्फ इंडक्टेंस बताओ, तो आपको सोचना नहीं कि एरिया बड़ा कर दिया कि लेंथ बड़ा कर दिया, वॉल्यूम। नंबर ऑफ टर्न्स है तभी तो n इंटू एल किया है, इसका वैल्यू है n इंटू एल, वहीं से तो एल आया है। n क्या है? पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितना लिया है सवाल में, तो कितने टर्न्स एल लेंथ में आएंगे? n इंटू एल, एल वहीं से आया, देखो। अच्छा, इसमें म्यू नॉट का वैल्यू हम बदलने के लिए इसके अंदर अगर आयरन घुसा दे तो हमको परमिएबिलिटी रिलेटिव वाली आयरन की लेनी पड़ेगी। मान लो आयरन की रिलेटिव परमिएबिलिटी 3000 है, तो 3000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। समझ गए क्या?
तो आप बोले सराउंडिंग मीडियम में कैसे डिपेंड करता है, तुम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगा दो बढ़ जाएगा, डायमैग्नेटिक लगा दो कम हो जाएगा। समझे क्या? क्या हुआ बच्चियों? कहाँ डिस्टर्ब्ड हो, क्या हुआ? अरे, ठीक है, दूसरा एग्जांपल टोरॉइड का कर लेते हैं। टोरॉइड देखो, टोरॉइड में एक ऐसा पिक्चर बनाया, अबे थोड़ा ऐसा थोड़ा अलग है टोरॉइड अब की। टोरॉइड में ये जो शेप है इसमें रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया बना हुआ है। मजा आया? लल्लू समझते थे तो हमको कि फोटो बनाना नहीं आता। हाँ, काफी अपने हिसाब से मैंने काफी अच्छा बना लिया ना। बायोलॉजी वालों का तो मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोग तो खतरनाक बनाते हो क्या क्या। कॉकरोच का भी बनाते हैं क्या? बनाते हैं? बनाते हैं कॉकरोच का? लेकिन मेढक कैसा भी लेकिन सारे बिल्कुल आइडिया रहता है, ये ऐसे ही बनाना है वो ऐसे ही बनाना है ना। हाँ, चलो देखो, तो टोरॉइड ये है, लेकिन ये दिखता डोनट की तरह लेकिन है नहीं। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ऐसे रेक्टेंगुलर है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको कट कर दूं तो ऐसे दिखेगा, ऐसे। और यहां से एक्सिस ए रेडियस इनर रेडियस है, आउटर वाला एज बी रेडियस का है, और हाइट क्रॉस सेक्शन एरिया की है एच। ये 3 डायमेंशन दिए हुए हैं, और इसी पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, टोटल टर्न्स। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर होता है किसी भी आर रेडियस पे। क्योंकि इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, टोरॉइड के अंदर ऐसे गोल सर्कल बना रहा होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होके बाहर ऐसे घूम रहा होगा पूरे में। तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बदल रहा है, इसलिए हमने क्या किया, आर रेडियस पे जाके डी आर थिकनेस का पतला स्ट्रिप बनाए। कुछ दिखा क्या? अब मैग्नेटिक फील्ड भी आर डिस्टेंस पे पता है, और एरिया का वैल्यू लिख दिया एच डी आर। एच डी आर समझे? एच डी आर समझे? क्रॉस सेक्शन एरिया का हाइट एच है और पतला स्ट्रिप लिया। पतला स्ट्रिप क्यों लिया है? क्योंकि फील्ड वेरिएबल है, तो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करने कोई सेंस नहीं। फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना, इंटीग्रेट कर देना, तो फ्लक्स का वैल्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर एच डी आर इंटू एन और कर दिया। ये समझे क्यों एन क्यों करा? क्योंकि अगर n टाइम्स एरिया। हाँ, इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स बन गया तो सेम नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी ऐसे है, तो हर एक के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास करेंगे तो एन से ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन एल एन आर हो जाएगा, और यहां ए से बी इंटीग्रेट करेंगे, और यहां इंटू आई है। आपको आई के अलावा जो टर्म दिखता है उसको क्या बोलना है? सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एच एल एन बी बाई ए अपॉन 2 पाई। ये एक मेथड हो गया, तरीका हो गया, इससे 2 आंसर आ गए हैं। एक तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड और दूसरा टोरॉइड। ठीक है, अदरवाइज किसी भी जनरल शेप के कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना बहुत मुश्किल है।
डोनट खाए हो कभी? कितना गंदा होता है, अच्छा लगता है, टेस्टी हो? सबसे फर्जी पदार्थ है ये, है। बच्चे जो है पेरेंट का पैसा ऐसे ही चीजों में बर्बाद करवाते हैं। हाँ। क्या अच्छा होता है उसका? मैट बेकर्स का अच्छा रहता है सर। फैन और मैड बेकर से खाना पड़ेगा। चलो, ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए कंपैरिजन से ही काम चल जाएगा। Q इज इक्वल टू CV होता है, यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू LI होता है। कंपैरिजन करो, दिख रहा है क्या? लेकिन वहां पे वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका था Q/C। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका था Q/C। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका है -LdI/dt। थोड़ा अलग है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर भी बन रहा है, वहां पर भी था, ठीक है। यहां पे एनर्जी निकालने के लिए आप जैसे हाफ CV² करते हो, उसी से एनालॉजी बनाओ, देखो क्या आ रहा है, हाफ LI²। दिख गया क्या? इसको डेराइव किया जा सकता है, लेकिन क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी ये देख लेंगे डेरिवेशन, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। हाफ LI² एनर्जी है। ये एनर्जी को हम हाफ फ्लक्स स्क्वायर अपॉन L या हाफ फ्लक्स इंटू I ऐसे भी लिख सकते हैं। मेनली यही फॉर्मूला याद रखेंगे। और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है? इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती थी? मतलब तुम बोलोगे कि कैपेसिटर में चार्ज डालते हैं तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर रहती है, उसी को हाफ CV² कहते हैं। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट के बीच में जो इंड्यूस चार्जेस हैं, उससे जो एनर्जी बनेगी Q² या हाफ CV² में, वही एनर्जी दिखेगी। कैपेसिटर के प्लेट के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है और बाहर भी एनर्जी स्टोर हो सकती है, लेकिन हम कौन से वाले को हाफ CV² कहते हैं? जो प्लेट्स के बीच में होती है, जिसका कैपेसिटेंस हम C लिखते हैं। कुछ सेंस बना गया? ऐसे ही अगर इंडक्टर हमने सोलेनॉइड लिया, तो सोलेनॉइड में एनर्जी स्टोर अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को हम ऑलमोस्ट जीरो बोलते हैं। तो बाहर का फील्ड ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी बना रहा है, सारी एनर्जी अंदर है, और अंदर का आंसर है हाफ। अभी अभी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने बनाया था, तो हमने लिखा था μ0n² इंटू वॉल्यूम, याद आया? μ0n²। तो वो यहां पे रख के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हाफ LI² वाले फॉर्मूले में ज्यादातर टाइम हमको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल दिया रहेगा। करंट आई है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी। देखिए, दूसरा एक फॉर्मूला हमने बचपन में बनाया था, जिसमें एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। क्या आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आंसर याद है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये एनर्जी डेंसिटी था, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बना रहे हैं। E की जगह क्या लिख दिया, और एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/μ0। ये हमको कैसे याद रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के हर फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट नीचे था, और मैग्नेटिक फील्ड के हर फॉर्मूले में μ0 ऊपर था, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं। वो न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में है, तो एक ये पहली बात न्यूमरेटर में आ गया तो उसको डिनोमिनेटर बिठा दो। ठीक है, याद हो गया? B²/2μ0 क्या है ये? एनर्जी डेंसिटी, यानी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर टोटल एनर्जी निकालना हो, जिसको हम हाफ LI² भी कहते हैं, उसी एनर्जी के लिए हम एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर देंगे। मान लीजिए मैं केवल सोलेनॉइड के लिए सॉल्व करना चाहूं। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है?
तो सोलेनॉइड के अंदर टोटल एनर्जी निकालने का तरीका क्या है? देखो यहां पे बी की जगह क्या लिखेंगे? म्यू नॉट एन आई लिखेंगे। म्यू नॉट एन आई वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? और तो डिस्टेंस के साथ चेंज होता नहीं है, तो सब जगह म्यू नॉट एन आई है, तो ये सारा टर्म बाहर आ जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन वॉल्यूम हो जाएगा। तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, हाफ म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर, दिखा, अपॉन म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम लिख दिया। ठीक, अब म्यू नॉट से म्यू नॉट एक कैंसिल कर दिया, तो हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम इनटू, इसको क्या कहते हैं? यही सेल्फ इंडक्टेंस या एल था। तो अगर इसकी जगह एल लिख दूं तो क्या आंसर आ गया? तो आप कह रहे हैं अगर इंडक्टेंस पता ही है तो फिर वॉल्यूम में घुसने की क्या जरूरत है, हाफ एल आई स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा। समझे क्या? लेकिन हमने सचमुच इस फॉर्मूले को यूज करके भी करा, तो ये आंसर हाफ एल आई स्क्वायर वाले आंसर के बराबर आ गया। मतलब दो रास्ते बन सकते हैं, कभी कभी सेल्फ इंडक्टेंस नहीं पता रहता लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पता रहता, बोलते हैं इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, तो इस रास्ते से चलेंगे। ठीक है, जैसे देखो सवाल कैसे बनाते, बोल रहे हैं ये एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इससे आर डिस्टेंस पे एक बहुत ही छोटा क्यूबिकल बॉक्स हमने रख दिया है जिसका साइड ए है और ए का वैल्यू मच लेस देन आर है। तो इस वॉल्यूम में टोटल एनर्जी कितनी है वो बताओ। अब वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड वायर की म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होती है और साइज इतना छोटा दिया है कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान लेंगे। तो बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, इस वॉल्यूम का वैल्यू क्या है? ए क्यूब है। तो इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में हाफ बी की जगह म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर का होल स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाई म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए क्यूब, आंसर आ गया। समझे क्या थोड़ा? तो कोई फॉर्मूले का यूज ही कराना है तो आसान सवाल तुरंत बना सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। बस सवाल में कौन सा फॉर्मूला यूज है करना है वो ऐसे आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये तो ऐसा सेल्फ इंडक्टेंस तो हमको इसका कुछ पता है नहीं, इस कहानी में तो हाफ एल आई स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग रहा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका आंसर लगाया जा सकता है। मैं ये सोच रहा था कि डिराइव कराऊं कि नहीं कराऊं, 2 मिनट में देख लेते हैं। ये कॉइल है मान लो जिसमें करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये कॉइल नहीं एक बैटरी है, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा? ठीक है, माइनस नहीं लगा रहे, उसको अपोजिट ऑफ करंट अपने आप लिख दिया। इसमें करंट आई जा रहा है, तो बोलो किसी बैटरी में करंट अंदर एंटर करे पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो बैटरी चार्ज्ड हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही? चार्ज बैटरी, मतलब बैटरी इज गेटिंग चार्ज्ड। तो बैटरी चार्ज हो रही तो इसमें एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला या पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है ईएमएफ इनटू करंट। सुना है कभी ऐसा? ईएमएफ की जगह क्या लिख दिया? एल डी आई बाई और इनटू आई, ये पावर हो गया। अब मुझे अगर टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालना है तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पी डी टी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पी डी टी इधर भेज दो तो इंटीग्रेशन एल आई डी आई हो जाएगा। अगर मैं 0 से आई तक करंट चेंज करूं और 0 से टी तक, तो पी डी टी को बोल रहा हूं एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो इसके अंदर एनर्जी बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रही है एनर्जी। 0 से आई इंटीग्रेट करा, आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या है?
तो हाफ एल आई स्क्वायर हो गया। समझ गए क्या? समझ गए? बैटरी की तरह ही तो है। अगर उसमें करंट भेजोगे तो करंट इंक्रीज करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बैटरी चार्ज हो रहा है। अब देखो, अगर ये सोलेनॉइड में करंट इंक्रीज करा रहा हूं मैं, तो सोलेनॉइड में एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस तो फिक्स होता है, वो करंट पे डिपेंड कहाँ, तो एल है। तो अगर जीरो करंट था तो कितनी एनर्जी थी? जीरो। और जब आई करंट हो गया बढ़ते बढ़ते तो हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। अच्छा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्टेंस देख लेते हैं, तुरंत हो जाएगा ये। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमको कितने लोग चाहिए? दो कॉइल तो चाहिए। तो हमारे पास दो कॉइल्स, एक कॉइल का नंबर कॉइल नंबर 1 है, दूसरे का नाम कॉइल नंबर 2 है। कॉइल नंबर 1 में करंट भेजा तो इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये कॉइल के 1 के अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज लूप होते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से पास करता है वो कहीं ना कहीं उसी बाहर की जगह पे मैंने दूसरा कॉइल रख दिया, तो कॉइल 2 से भी फ्लक्स पास करेगा। लेकिन इस फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? कॉइल नंबर 1। एरिया किसका है? कॉइल नंबर 2 का। मैग्नेटिक फील्ड किसके करंट की वजह से बन रही है? 1 की। लेकिन पास किस एरिया से करा रहे हैं? तो फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल 1। समझे? कुछ भी हो जाए, एक में करंट भेजेंगे तो दूसरे से फ्लक्स आ रहा है, दूसरे से करंट भेजेंगे तो पहले से फ्लक्स बनेगा। तो दोनों के बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू पहले तो जैसे हमने M12 लिख दिया, यानी कि 1 ने बनाया 2 ने खाया, M12 हो गया। अब ऐसे उल्टा भी बोल दे तो फ्लक्स इन कॉइल 1 इज इक्वल टू M21 I2। लेकिन मैथमेटिकली या एक्सपेरिमेंटली हम अगर करते हैं तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाते हैं? सेम। तो इसको पहले सेम ले लो दिमाग में कि ये सेम होता है। तो पहले कॉइल में करंट भेजा तो फ्लक्स दूसरे कॉइल से बनेगा, और दूसरे कॉइल में भेजते तो पहले, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये दोनों तरफ का कहानी सेम ही आता है। हम इसको किसी एक दो एग्जाम्पल में प्रूफ करके भी देख सकते हैं। चाहोगे तो मैं किसी एक एग्जाम्पल में प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन जिस एग्जाम्पल में दिखाऊंगा उसके अलावा बाकी एग्जाम्पल में भी सेम रिजल्ट काम करता है, ठीक है ना? तो वो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि सारे एग्जाम्पल में हम प्रूफ कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये हमेशा सेम होता है। M21 इज M12, तो हम इसको मैंने M ही मान लिया। इसी टर्म को हमने लिख दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन ये दो कॉइल के बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, एक म्यूचुअल, ठीक है? अच्छा, तो इससे फर्क मतलब क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा कि अगर पहले कॉइल में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें तो दूसरे कॉइल के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से सॉल्व हो जाएगा, और दूसरे कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले कॉइल के करंट के रेट ऑफ चेंज से सॉल्व हो जाएगा। तो ये समझ गए? ऐसा है कि पहले कॉइल में करंट चेंज किया मैंने और पेट दर्द दूसरे कॉइल में हो रहा है, बैटरी किधर बन गई है? दूसरी। पहले कॉइल में नहीं बनेगी क्या? पहले में तो बनेगी। उस बैटरी को सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे भाई, वो सेल्फ इंड्यूस्ड बैटरी है, और ये म्यूचुअल इंडक्शन है। यहाँ पे करंट पहले का चेंज हुआ, बैटरी दूसरे बन गई, दूसरे को तो हमने करंट दिया ही नहीं, उसका करंट तो चेंज किया ही नहीं। समझ गए क्या? जिसको हमने करंट दिया ही नहीं ना, उसका करंट को चेंज किया, उसको केवल चेंज किया, और ये अपने आप बैटरी बना के करंट बनाने लग रहा है, तो तुम कहोगे ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। समझ गए? तो हर दो कॉइल के बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट होगा, वो कॉइल की पोजीशनिंग और प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। यानी कि जो कॉइल पास पास रखेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि छोटे करंट पे ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, पास रखेंगे तो, अगर दूर रख दिया तो M का वैल्यू ज्यादा कम, मतलब दो कॉइल पे डिपेंड कर रहा है ना, उसकी प्रॉक्सिमिटी कितनी है, कॉइल के शेप और साइज कैसे हैं, कितने एंगल पे दोनों कॉइल्स रखे हैं, कितना फ्लक्स एक का दूसरे से पास हो सकता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर हो गए, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप कॉम्बिनेशन का एक म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। कॉम्बिनेशन जब तक वैसा रखोगे M सेम रहेगा।
सवाल सॉल्व क्या होते हैं और क्या पूछे जाते हैं, है ना। पहला सवाल, यहाँ पे दो तरह के सवाल बनते हैं। एक, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए कितने कॉइल्स होंगे, लेकिन सवाल ऐसा बनाया जाएगा जो सॉल्व भी कर पाए। जैसे फालतू रैंडम सवाल नहीं बनाते, है ना। तो सॉल्व कर पाए का, देखो एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। ये मेरे पास एक सर्कल है रेडियस आर का, उसके सेंटर पे एक बहुत ही छोटा सर्कल रखा रेडियस स्मॉल आर का। रेडियस स्मॉल आर इज मच लेस देन कैपिटल आर, सेंटर पे रखा है। एक का नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, दूसरे का नंबर ऑफ टर्न्स n2 है। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें किसमें करंट दिया हुआ है, बोले करंट किसी में नहीं दिया जाता, हम डिसाइड करते हैं। हम एक में करंट भेजेंगे, लेकिन फ्लक्स, अब मैं किस में करंट भेज सकता हूं, आप कहें दोनों में किसी में भेज दो, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो दोनों का सेम ही आता है। एक का करंट भेजोगे दूसरे फ्लक्स निकालो, दूसरे में करंट भेजोगे तो पहले से फ्लक्स निकालोगे। लेकिन फिर भी हम छोटे कॉइल में अगर करंट भेजें तो हमारा मैथमेटिक्स इसको कैलकुलेट कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे कॉइल में करंट भेजोगे तो छोटे कॉइल के सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, लेकिन बड़े कॉइल का सारा एरिया सेंटर पे नहीं है। समझ गए क्या? बट उसका उल्टा सोचो तो हो सकता है, बड़े कॉइल में अगर करंट भेजें तो छोटा कॉइल बहुत ही छोटा है और कहां रखा है, तो बड़े कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो उसके छोटे कॉइल के एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे छोटा एरिया है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लेंगे। कुछ समझे क्या? तो मतलब एक डायरेक्शन से सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व हो रहा है, दूसरे से हमारा सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो हमको पता कैसे चलेगा दोनों साइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है? हमको पता करना ही नहीं है, तो मान के चलना है। लेकिन क्या किसी एग्जाम्पल में नहीं कर सकते? मैंने बोला आपको किसी किसी एग्जाम्पल में कर सकते हैं, लेकिन हर एग्जाम्पल में ये प्रूफ, तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे वही जो हम कर सकते हैं। समझ गए क्या? हमको किस केस में ही सॉल्व हो पाएगा, बड़े में करंट भेजो और छोटे का एरिया मल्टीप्लाई करो, ये सॉल्व हो रहा है हमसे, तो हम यही सॉल्व करेंगे। अगर, समझ गए ना, अगर सवाल में करंट छोटे में ऑलरेडी दे दिया तो तुम बोलो म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड, हम वही करंट फ्लो कराएंगे जो हमारी मर्जी है। वो तो करंट के अलावा जो टर्म बनता वही तो एम होगा। समझ गए क्या? समझ में ना? तो तुमको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा करंट किसमें देखा, छोटे कॉल में। तुम जैसे ही उसका फील्ड नहीं हो तुम कंफ्यूज हो गए, यार इसके फील्ड से तो कुछ बन ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं है। छोटे करंट देते, बड़े का करंट देता तो हम कर लेते। अरे तुम वही करो जो तुम कर पा रहे हो, उसकी चिंता मत करो और सेम आंसर लिख देना। समझे? चलिए, तो हालांकि करंट इसमें दिया नहीं, तो वी हैव टेकन दिस करंट एज आई इन बड़ा कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? अरे लल्ला, इसको मैंने N2 से मल्टीप्लाई, समझ गए क्या? अब फ्लक्स निकाल रहे हैं कॉइल नंबर 2 पे, मान लो, या कॉइल नंबर 1 पे, तो हमारा फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट N2 I बाय 2R इंटू आपको N1 समझ में आया क्या? मतलब छोटे कॉइल में पाई आर स्क्वायर एरिया, लेकिन उसमें N1 टर्न्स है तो हर टर्न पे पास करेगा, तो टोटल N1 हो गया। आप देखो तो म्यू नॉट N1 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2R इंटू, तो जो बच गया आई के अलावा वो क्या हो गया? क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस एम लिख दिया, म्यू नॉट। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो कॉइल हैं तो दो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा। पहले क्या था? एक ही था, N स्क्वायर आ रहा था, अभी दो नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा, पाई आर स्क्वायर बाय 2R। अगर बड़े कॉइल की जगह छोटे कॉइल में करंट और बड़े कॉइल का पे फ्लक्स पूछा जाता, तो क्या हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर और कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर नहीं लिख देते? बिल्कुल गलत जवाब। यही अभी क्या बोल रहा हूं मैं तुमको, ये रेडियस पलटने नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा लल्लू राम। समझिए क्या बोल रहा हूं? अगर आपको बोले छोटे कॉइल में करंट है तो बड़े कॉइल का फ्लक्स बताओ, तो एम का वैल्यू क्या यही दूसरा लिख देंगे क्या? अबे यही रहेगा एम, चाहे उधर से करंट भेजो इधर से, एम एक बार आ गया तो आ गया, लेकिन हम इधर से तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। अरे सॉल्व नहीं कर पा रहे और अलग आएगा, दो अलग चीजें। समझ गए क्या? हम सॉल्व वही करेंगे जो हम कर सकते हैं। एम का जो आंसर आएगा वो चाहे रिवर्स पूछा जाए तो भी सेम होगा। तो एक सवाल क्या पूछा जाएगा? फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो आप थोड़ा रियलाइज करो, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की तरह चार्ज, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करते नहीं है। फिर से सुनो, मैंने पूछा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताओ, तो तुमने कहा इसको V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया और फिर इसमें चार्ज निकाल लिया
और चार्ज अपॉन वोल्टेज का रेशियो निकाला तो कैपेसिटेंस आ गया। समझ गए क्या? लेकिन क्या वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है? ऐसे ही करंट भेजते हैं और फ्लक्स निकालते हैं और फिर फ्लक्स अपॉन करंट करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। लेकिन वो एल और वो आई और फाई पर डिपेंड, ये बात समझ गए क्या? इसका मतलब है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछते समय कभी भी सवाल में करंट आई दिया नहीं होगा आपको। ये बात समझ गए? मतलब कोई देगा नहीं कि करंट आई है अब म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, तुम कहोगे करंट आई पे डिपेंड नहीं करता, तुम क्या दे रहे हो करंट आई, हमको दी मान लेंगे करंट आई। समझ गए क्या? तो आप करंट आई किस पे मानोगे? जो सॉल्व तुम कर सकते हो उसी पे मानोगे। हमेशा बड़े वाले ऑब्जेक्ट पे करंट आई लोगे, छोटे वाले से फ्लक्स निकालोगे। ठीक है जी, समझ गए इतनी बात? कंफ्यूजन यही है लोगों को, दूसरा उल्टा दे देगा सवाल और आपको क्या करना है, आपको सॉल्व वही करना है जो आप कर सकते हो। एक सवाल देता हूं, आप होमवर्क की तरह इसको कर लेना। ये L1 है, ये L2 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, और पूछा है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। अपने बुक इसमें अपना जो मॉड्यूल है उसमें भी, और मैंने जो कल भेजा है ना डीपीपी, अच्छा एक ही में भेजा है मैंने। उसके बाद मैं क्या सो गया था? हाँ, थर्ड में मैंने शायद एक में भेज दिया, मैं फॉरवर्ड नहीं किया, लग रहा मैं सो गया था उसके बाद। मतलब ऐसे हो गया होगा कि भेज दिया। 4, हाँ 4 भेज देते हैं। तो ये वाला, ये कॉइल है रेडियस कैपिटल आर का, ये है एक्स डिस्टेंस, ये है स्मॉल आर का, स्मॉल आर मच लेस देन कैपिटल आर, यहाँ पे L1 मच लेस देन L2। समझ गए क्या? बस ये कॉन्सेंट्रिक रखा है, ये कोएक्सियल रखा है। एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस, क्या एक्स डिस्टेंस से फील्ड निकालना आता है? वहां पे फिर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे। करंट हमेशा किस पे चलाएगा? बड़े वाले पे करंट लो, अगर दिया नहीं भी है तो भी लो। अब इसमें सवाल क्या पूछते हैं, मतलब ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, इसमें तो करंट देगा नहीं, हमको डिसाइड करेंगे। लेकिन सवाल क्या पूछते हैं? फाइंड फ्लक्स थ्रू coil L2 if current in L1 is I। समझ गए क्या? सवाल ही पूछा, फ्लक्स बताओ L2 वाले का अगर L1 में करंट आई, कैसे करेंगे? तुम वही करो तुम जो कर सकते हो, समझे क्या? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है, इसका मतलब है अगर इसमें करंट आई भेजोगे तो दूसरे का फ्लक्स एम आई हो जाएगा, उसमें करंट आई भेजोगे तो पहले का फ्लक्स एम आई हो जाएगा। समझे क्या? लेकिन एम का वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वही हो जाता है, वो दोनों कॉइल के लिए अलग अलग नहीं होता। समझे क्या? पूछा क्या है? बड़े कॉइल का फ्लक्स बताओ, तुम क्या करोगे? छोटे का ही फ्लक्स निकालो, फिर वही आंसर लिख दोगे। समझ गए क्या? कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लग भी रहा है जो दो तुमसे आराम से सॉल्व हो रहा है वही सॉल्व करो, अगर लग भी रहा है हम करेंगे मेहनत तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, मत करो मेहनत, जो सस्ते में हो रहा है वही करो और वही आंसर लिख दो। ठीक है? ये एक इनफाइनाइट वायर है, उसके बाजू में एक कॉइल है। अब बोलेंगे सर ये तो वायर है, वायर तो कॉइल नहीं होता, यहाँ तो 2 कॉइल होने चाहिए थे। ये भी कॉइल ही है, इसके 3 डंडे दिख नहीं रहे तुम्हें, कहाँ है 3 डंडे? इनफाइनाइट में इसलिए दिख नहीं रहे, समझ गए ना? ये वायर कहाँ पे जाके खत्म होता है, तो उसका दूसरा रॉड कहाँ पे लगा होगा? तो दिख नहीं रहा है, ऊपर कहीं निकल गया, वहां से फिर इधर कितने कहाँ से आ रहा है, और फिर नीचे भी इन्फिनिटी से आ रहा है। समझ गए क्या? तो 4 वायर्स है, इसमें भी लूप है, लेकिन हमको एक दिख रहा है क्योंकि ये साइड में बाजू में है। तो ये डिस्टेंस मैंने लिख दिया A, यहां लिख दिया B, यहां लिख दिया C। इसमें वैसे तो एरो बना दिया, करंट आई लिख दिया, लेकिन अगर नहीं भी दिया जाएगा तो भी इसी में करंट आई लोगे। क्यों? वे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है ना हमको, इसका हमने फ्लक्स ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, म्यू नॉट IC बाई 2πln A प्लस B/A। जहां चैप्टर चालू हुआ था वहां देखो,
फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। दिखाओ, ये करा है हम लोग ने फैराडे लॉ के। पहला ही हेडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स था। उस समय मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स आगे भी आएगा, तब भी कैलकुलेट करेंगे कुछ दो चार, क्योंकि यहां पे कैलकुलेट करना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स निकालेंगे फिर उसमें से आई हटा देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। इसको कर लेना भाई। यहां पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल का वर्टेक्स वायर पे टच नहीं कर रहा है लेकिन बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे वर्टेक्स है लेकिन टच नहीं करा। टच क्यों नहीं कराया? अभी टच करा देंगे इसमें भी करंट दौड़ जाएगा, फिर तो मामला पंगेबाजी क्यों करें, है ना, करंट लग सकता है। तो हमने इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। सवाल यह है कि इसमें करंट आई, मान लिया, फाइंड m। ये लेंथ l ले लेते हैं, ये लेंथ को d ले लेते हैं। ठीक है, तो बताओ ये जो वायर होता है इनफाइनाइट, इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला में आता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r होता है। लेकिन यहां से यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड बदल ही रहा है। इसका मतलब है फ्लक्स निकालने के लिए हमको छोटा एरिया लेना पड़ेगा। छोटा एरिया कैसे लेते हैं? x पे जाके dx, या r पे dr कट कर सकते थे। क्यों भाई? ये थिकनेस कितनी हो गई? अब आप देखो जरा, आपको एक सिमिलर ट्राइंगल जैसा पिक्चर दिखेगा। ये x है और ये हाइट को मैं मान लेता हूं y। ये वाले हाइट को मैंने मान लिया y। तो अगर मैंने एक स्ट्रिप बना दी है जिसका हाइट हो गया y और थिकनेस हो गया dx, तो इसका एरिया कितना हो गया? y इंटू ए। लेकिन इस सिमिलर ट्राइंगल को देखो तो ऐसे चल रहा है, ये डिस्टेंस x है, जबकि पीछे तक का डिस्टेंस बेस d है और यहां से यहां तक हाइट क्या है? तो आपको सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं ऐसे, और एक पीछे चल रहा है। तो इसका हाइट अपॉन इसका बेस इज इक्वल टू इसका हाइट अपॉन इसका बेस। समझ गए? तो y अपॉन एक्स इक्वल टू, y के पैरेलल देखो कौन है? l अपॉन x के पैरेलल देखो कौन है? d। तो y का वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया। अब यहां पे रख रहे इंटीग्रेशन, एरिया का वैल्यू हो गया lx बाई डी इंटू, ये एरिया हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई r की जगह 2 पाई x लिख देते क्योंकि x पे dx कट किया। समझ गए? अब फ्लक्स का फॉर्मूला निकालेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x lx बाई डी इंटू, अभी देखो x से x कैंसिल हो गया। समझ गए? तो बहुत लल्लू इंटीग्रेशन बन गया। dx का इंटीग्रेशन 0 टू d करेंगे तो क्या हो जाएगा? d, तो यहाँ d लिख देते, d से d भी कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई एल बाय, ये फ्लक्स आ गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का आंसर क्या है? समझे क्या? इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये लॉजिक है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई जगह है, एरिया दिया हुआ है, तो उसमें फ्लक्स निकालना है। लेकिन फ्लक्स के लिए करंट कहां पे लोगे? नॉर्मली बड़ा वाला जो शेप होगा उसमें ही डालो ना करंट, अपने आप छोटे पे फ्लक्स बताएगा। ये कर लेना भाई अपने आप। देखो पूछा है फ्लक्स लिंक्ड विथ स्मॉलर लूप। अगर स्मॉलर लूप की जगह लार्जर लूप लिखा होता तो भी करते फ्लक्स लिंक विथ स्मॉलर लूप, लिखते आंसर लार्जर लूप के लिए। समझ गए क्या? बहुत क्लियरली बता दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी। नहीं जरा वो तो ये दे दिया था हम कंफ्यूज हो, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमेशा उल्टा पूछेगा। हाँ, मतलब हमेशा उल्टा ही पूछेगा, जो तुमसे सॉल्व नहीं होगा वही पूछेगा। टाइम हो गया लग रहा है। कैसे तुम लोगों की हरकत से ही मुझे पता चल जाता है।